हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल के केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट्स है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और कुछ अन्य टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डाइपोल मोमेंट तक। क्लियर बात? तो ये जो बॉन्ड एंगल है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बॉन्ड एंगल इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कंपटीशन के पर्पज़ से भी और आपके एकेडमिक पर्पज़ से भी। क्लियर है? पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, और लास्ट में यदि आपको लगे कि वास्तव में ये वीडियो हमारे लिए लाभदायक है तो बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी मत करना। लास्ट में देखना कि वाकई में ये चीज़ हमारे ही पर्पज़ से बनी थी। क्लियर? तो बात करते हैं हम बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ठीक है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके बीच जो गैप बनता है उस गैप को बॉन्ड एंगल के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। किसी भी अणु के, किसी भी मॉलिक्यूल के जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। और बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होती है एटम्स की नेचर पर डिपेंड करते हैं, साथ ही उस एटम्स, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर बात? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं sp3 की, sp3 एक हाइब्रिडाइजेशन है। मैं दो बात बोली, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा एटम्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स। क्लियर? सपोज मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 की जो स्ट्रक्चर बनती है इस टाइप से बनती है। ये बिलो द प्लेन रहता है और ये अबो द प्लेन रहता है। यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर बात? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ये बात क्लोरीन के केस में करें, CCl4 के केस में करें, CCl4 के केस में, तो ये Cl, ये अबो द प्लेन है, और ये इन प्लेन Cl, ये भी इन प्लेन Cl, ये बिलो द प्लेन Cl। इसके केस में भी 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। तो हम एक बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर सेम एटम है, देखो कार्बन के साथ जो अटैचमेंट्स है CL है, कार्बन के साथ यहाँ HH है, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सेम किसी कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट सेम हो तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अदरवाइज अगर ये इनमें से सेम ना रहे, चेंज हो जाए, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर बात? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगर 2 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर हम बॉन्ड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगी। यहाँ पर चेंज हो गया, 2 ब्रोमीन और 2 ग्रुप डिफरेंट है कार्बन एटम के साथ अटैच, तो ये इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो हो जाएगी 114 डिग्री 2 मिनट। क्लियर बात? अच्छा, ये तो हुआ हमारे sp3 के केस में। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो यहीं तक की बात। बॉन्ड एंगल क्या है? किसी मॉलिक्यूल के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिपेंड करती है हमारे हाइब्रिडाइजेशन पर और एटम्स की नेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर बात? अब हम एक अन्य उदाहरण की बात करते हैं इनसे अलग। ये तो हमने बात करी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर उसको उस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। sp3 में हमने एग्जांपल CH4 का लिया, CCl4 का। यदि सेम ग्रुप लगे तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अदरवाइज अगर बॉन्ड एंगल सेम ना रहे, कोई डिफरेंट ग्रुप हो जाए जैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन में, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, C2H4 का ले लेते हैं।
C2H4, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं प्लेनर। इसके अंदर हाइब्रिडेशन होता है sp2 और बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर 120 डिग्री। क्लियर बात? क्योंकि 3 सब्सट्रेंट अटैच हो गए, 3 सब्सट्रेंट अटैच हो गए। कार्बोनेटिक ज्योमेट्री ऐसे बनती है इसमें, H H H H। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल है, 120-20 हो गए। क्लियर बात? अच्छा, अब फिर हमने कहा हाइब्रिडेशन और नेचर पर भी। और यदि हम बात करेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, तो यहाँ पर सल्फर एटम के पास लोन पेयर की प्रेजेंस होने से क्या हो जाएगा, ये दिस वन ये, तो बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। लोन पेयर जैसे आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल को या उसकी ज्योमेट्री क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये किस नायलॉन तथा गिल्सपी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन भी किया था, VSPR थ्योरम हमने पढ़ा। क्लियर? वैसा कितना होना चाहिए, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस में ये 120 ना रहकर 119 डिग्री समथिंग रहता है, 28 मिनट। क्लियर बात? ये चेंज हो जाता है। तो जो हम पैरामीटर बोल रहे, बॉन्ड एंगल 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, हाइब्रिडेशन प्लस एटम की नेचर के ऊपर। क्लियर बात? ये हमने एग्जाम्पल लिया आपका किसका, C2H4 का। अगर हम C2H4 के अलावा कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर चेक करना पड़ेगा अटैचमेंट्स। देखो यहाँ अटैचमेंट्स एक ही थे, सेम, तो ये भी H था, ये भी H था, यहाँ भी H थी, तो ये था। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, लेकिन साथ में लोन पेयर भी आ गया। तो लोन पेयर ज्योमेट्री क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। क्लियर बात? अब यदि हम बात करें तीसरे टाइप की, C2H2 की बात करें अगर हम, C2H2 स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बनती है, लीनियर, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर बात? तो इस आधार पर हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है एटम्स के बीच का एंगल होता है, और वो एटम्स की नेचर प्लस हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर बात? और एक चीज़ और बात ध्यान रखने की बात है कि जैसे जैसे जो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होती है, जो बॉन्ड एंगल होता है, जैसे लोन पेयर की प्रेजेंस आ जाती है, अभी हम सल्फर डाइऑक्साइड केस में पढ़ रहे थे, लोन पेयर यदि इंट्रोड्यूस हो रहे किसी मॉलिक्यूल में, तो लोन पेयर की प्रेजेंस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ज्योमेट्री सिकुड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर बात? ये कुछ पैरामीटर है जो बॉन्ड एंगल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और ध्यान से रखने की ज़रूरत है, 1-2 मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, अभी हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल, प्लेनर, लीनियर, इसमें हाइब्रिडेशन sp3, sp2, sp, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट इन आइडियल कंडीशन, यहाँ पर 120 इन आइडियल कंडीशन, यहाँ पर 180। लेकिन अगर लोन पेयर की प्रेजेंस हो जाएगी तो ये एंगल रिड्यूस हो जाएंगे। लोन पेयर अगर प्रेजेंस आ जाएंगे तो कंक्लूजन ये निकलता है, यदि मॉलिक्यूल के पास सेम अटैचमेंट्स है तो इतना होगा, और यदि अटैचमेंट्स डिफरेंट हो या लोन पेयर की प्रेजेंस हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर बात? तो ये था हमारा कंसेप्ट बॉन्ड एंगल का। क्लियर बात? अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं, बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग डाल लो, बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड एनर्जी होती है इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मोल सब्सटेंस में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, एक बॉन्ड सब्सटेंस के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? एक बॉन्ड सब्सटेंस के लिए कोई बॉन्ड फॉर्म करना, एक मोल, सपोज हम बात करते हैं H2 का एक मोल, यदि एक मोल इनके बीच ये H बॉन्ड फॉर्म करना, तो
इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं हम, कैसे, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर बात। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक ये सी बॉन्ड है, यदि इस बॉन्ड को फॉर्म करना तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 80 किलो कैलोरी एनर्जी की हमको क्या आवश्यकता पड़ती हो। क्लियर है, 80 किलो कैलोरी, केजी कैलोरी। और यदि ये बॉन्ड हमें फॉर्म करना हो CC डबल बॉन्ड तो 140, और यदि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना तो 200। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान समझ लेना। बॉन्ड एनर्जी क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और यदि कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की जा रही, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी कम लग रही, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा लग रही, ट्रिपल बॉन्ड में उससे भी ज़्यादा एनर्जी लग रही। क्लियर। जैसे हम यहाँ पर देख ही रहे, सिंगल बॉन्ड के लिए 80 है, डबल बॉन्ड के लिए 140 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 200 है। क्लियर बात। तो इन बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर यदि इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी उसी रेशो में क्या होगी, इंक्रीज होती है। क्लियर बात। अब इसको हम इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर भी समझ पा रहे, और साथ ही इसका हम एक ऑर्डर भी लिख देते हैं कि जैसे हम ये सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी ऐसे हो तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी इस रेशो में क्या होगी, इस रेशो में इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज हो रही ट्रिपल बॉन्ड के केस में। क्लियर बात। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर ले, रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी जैसे इन तीनों में हम बात कर ले तो रिएक्टिविटी जहाँ पर पाई बॉन्ड की नंबर्स जैसे जैसे बढ़ जाते हैं तो रिएक्टिविटी उसी रेशो में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी इसकी कंपैरिजन, इसकी रिएक्टिविटी इस कंपैरिजन में हाई होगी और ये लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर। और रिएक्टिविटी का अपोजिट होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी। क्लियर बात। तो ये कंसेप्ट था हमारा बॉन्ड एनर्जी का। मैं उम्मीद करता हूँ बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। और बॉन्ड एनर्जी में एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बॉन्ड एनर्जी है हमारे डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, और बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा उसी रेशो में बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर बात। सिंपल शब्द हम कह सकते हैं किसी बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए जो अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। तो ये था कंसेप्ट हमारा बॉन्ड एनर्जी का। अब हमारा इसी चैप्टर में नया टॉपिक रहेगा डाइपोल मूवमेंट का। हेडिंग डाल लो डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखना, ये हमारा लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 है, यानी 4 लेक्चर हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी। यदि आपने वो 4 वीडियो भी नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो 4 वीडियो भी देख सकते हैं। उन चारों वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उन 4 वीडियो को भी ध्यान से देख सके। क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग ये मेन ग्रुप्स में आता है, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, IIT JEE या नीट की या CSIR नेट वगैरह की जो भी कॉम्पिटिशन्स हो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मेन ग्रुप्स में आता है। तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट सारे धीरे धीरे लर्न करने होंगे, तब जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम होती है तब उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे यदि कंसेप्ट आपके मजबूत है। ओके, चलिए हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटेड बाय 2 एटम्स ईच अदर। सपोज A to B कोई एटम है, AB कोई एटम है, AB कोई मॉलिक्यूल है ये, और ये इस तरह बॉन्ड से बॉन्डेड है। क्लियर है। इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कह दिया D है। इनके पास जो चार्ज है उसको हमने कह दिया Q।
क्लियर, इसके पास Q प्लस हो सकता है, इसके पास Q माइनस हो सकता है। क्लियर बात। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इजकल्ट होता है Q इंटू डी। म्यू इजकल्ट होता है Q इंटू डी। क्यू का जो यूनिट होता है चार्ज कूलाम, क्या हो गया, कूलाम। कूलाम मीटर, यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। इसको बोलते हैं डी बाई, डी बाई इसको बोलते हैं, इस यूनिट कूलाम मीटर को बोलते हैं डी बाई। और ये जो म्यू होता है ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन पे इसलिए डिपेंडेंट, जैसे सपोज हम बात करें HCl मोलिक्यूल का, तो HCl मोलिक्यूल का जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन की साइड में शिफ्ट रहते हैं, इसको इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो वो म्यू इजकल टू होगा इसका Q इंटू डी। Q इंटू डी डायरेक्शनल कहा ना, डायरेक्शनल का मतलब म्यू की वैल्यू उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी साइड में क्या रहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। क्लियर बात। अच्छा, एक डी बाई जो एक डी बाई होते हैं इसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, इसी क्वांटिटी को डी से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर बात। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना आप ना, जो डाई एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं और डाई एटमिक भी सेम वाले, डाई एटमिक सेम हो गए, यदि सेम एटम्स हो गए, यदि उनका डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना हो तो उनका डाइपोल मोमेंट होता है 0। अब देखो कैसे। मान लिया हम बात करें ए की, तो इसका Q इजकल टू Q इंटू डी होगा। अच्छा, अब आप ध्यान रखना, ये चार्ज क्यों होगा इसके पास, तो ये जितना ये एटम अपनी साइड में इसको पुश करेगा इस साइड में, उतना ही इसके अपोज में दूसरा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नेट जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। H2 N2 Cl2 इस तरह मोलिक्यूल्स में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जो सेम हो गए डायटोमिक। क्लियर बात। अगर सेम ना रहे, डिफरेंट हो जाए, जैसे मैं कह दूँ HCl है ना, NO या NO2, ये डिफरेंट NO3 हो जाए, NO2 हो जाए, हैं ये डिफरेंट हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू इनके केस में 0 नहीं रह पाएगी। नहीं रहने का कारण ये है, जैसे सपोज हम HCl की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लोरीन की साइड में क्या रहेंगे, शिफ्टेड रहेंगे। क्लियर है, क्लोरीन की साइड में शिफ्टेड रहेंगे, इसलिए इसके केस में म्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रह पाती। तो ये डाइपोल मोमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइपोल मोमेंट के बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं ताकि हम उन न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सके। ये तो डाइपोल मोमेंट की बात है, डाई एटॉमिक की। अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें कहीं पर, सपोज हम ट्राई एटॉमिक की बात करें, जैसे ट्राई एटॉमिक मैं ले लेता हूँ CO2 का एग्जांपल। CO2 की स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, C डबल बॉन्डेड O। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन ये जो इसका डायरेक्शन पॉइंट लगता है, ऐसा लगता है ऑक्सीजन की साइड में लगता है, और ये वाला ऑक्सीजन भी इतने इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड में शिफ्ट रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसकी साइड में शिफ्टेड रहेंगे, यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी CO2 के केस। क्लियर बात। और यदि हम किसी अन्य एग्जाम्पल की बात करें, CH2 की बात करें, कार्बन डाइसल्फाइड की, तो CH2 के केस में भी ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सल्फर की साइड में शिफ्ट रहेगा, इधर भी सल्फर की साइड में शिफ्ट रहेगा, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी यहाँ पर भी। क्लियर बात। अच्छा, अब हम किसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की यदि बात कर लेंगे, कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ले लेंगे, तो वहाँ पर चेक करते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। बस डाइपोल मोमेंट का मतलब ये ध्यान रखना, म्यू इजकल टू Q इंटू डी, और इसकी यूनिट क्या होगी, डी बाई। ठीक है। जैसे हम बात करें CH4 की, CCl4 की, इनके केस में डाइपोल मोमेंट इक्वल होगा। देखते हैं, ये H H H H, यहाँ पर ये Cl है, Cl। तो इनमें क्या ग्रुप सेम है, जितना ये क्लोरीन भी सेम है, ये भी सेम है, ये हाइड्रोजन सेम है, तो सेम होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 होगा। जितना ये नीचे की साइड पुश करेगा उतना इस साइड में पुश करेगा, जितना इस साइड में पुश करेगा उतना इस साइड में, नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा।
अगर हम बात करें किसी अन्य मोलिक्यूल में, सपोज CHCl3 बात करें, ये H होगा, ये Cl, तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की वजह से जीरो नहीं होने पाने का, इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो पाएगी। ये कई बार इस तरह की प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछते हैं किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किस में होगा डाइपोल मोमेंट और किस में नहीं होगा। तो ये हम उनके एग्जाम्पल की जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसके बिहाफ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन किस साइड में खिसक रही है। क्लियर बात। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा तो 2-4 एग्जाम्पल हम और कंसिडर कर सकते हैं। सपोज करो जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी क्योंकि क्लोरीन अपनी साइड में खिसकाएगा, इस साइड में कोई है नहीं ग्रुप। और जैसे अगर हम यहाँ पर भी क्लोरीन लगाता है, ये अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन खिंचेंगे, तो इसमें म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू इसमें लगभग होती है 2.54 dB। और यदि हम बात करें दिस वन इस क्लोरीन, इसके केस में बात करें तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल देते हैं कंपटीशन में, और उनमें कंपैरिजन करने होते हैं कि किस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाई होगी, किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। ये थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और यदि इसी में ही हम मेटा पोजिशन पर लगा दें, मेटा पोजिशन पर, तो म्यू की वैल्यू होगी 1.48। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, देखो ये दोनों ग्रुप सेम साइड में सेम नेबरिंग पोजीशन में थे, तो हाई वैल्यू थी म्यू की। और यहाँ पर थोड़ा सा गैप बन गया, दूरी बढ़ गई, तो 1.48। और ये क्लोरीन यहाँ की वजह यहाँ शिफ्ट हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कंप्यूटर में ये बातें काम आने वाली कि म्यू की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा हो पाएगी और क्या हो पाएगी, उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। सॉरी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है हमें, जो डाइपोल मोमेंट होता है ये उसके आयनिक करैक्टर को भी डिफाइन करता है। डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल के आयनिक करैक्टर को डिफाइन करता है। अब ये कैसे डिफाइन करता है, इसका एक फॉर्मूला है। डाइपोल मोमेंट कैन एक्सप्लेन आयनिक करैक्टर को डिफाइन करता है। अब इसका क्या फॉर्मूला वो ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू हमारा प्रैक्टिकली अपॉन थियोरेटिकल, म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थियोरेटिकल इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयनिक करैक्टर इस फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाएगा। और म्यू कैलकुलेट करने का हमको पता है, म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी। ये तो हो गया हमारा, ये जो फॉर्मूले से हम कर रहे हैं ये होगा हमारा थियोरेटिकली, और प्रैक्टिकल हम अलग कैलकुलेट करेंगे। तो उन दोनों का जो रेशो होगा वो हम डिफाइन बताएगा, उसका परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के विषय में जानकारी देगा। क्लियर बात। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनको हम 1-2 कंसिडर करके चलते हैं। ओके, एक ये डाइपोल मोमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल है, कॉम्पिटिशन में पूछ लिए जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज 1 पॉइंट, यानी डी की वैल्यू हमें दे दी, डी इजकल टू 1.2746 एंगस्ट्रोम, या इसको कर सकते हैं कैलकुलेट 1.2746 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर बात। चार्ज दे दिया, क्यू की वैल्यू दे दी 4.8 10⁻⁻10 ESI स्टैंडर्ड यूनिट दे दी हमें ये। इफ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज दिस, ऑल्सो कैलकुलेट द आयनिक करैक्टर। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी थियोरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू दे रखी, थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या, म्यू इजकल टू का क्यू इंटू डी। तो क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 4.8 10⁻⁻10 इंटू 1.2746
6 10 टू पावर -10 इजिकल टू आ जाएगा हमारा 5.99 डी। ये आ गया हमारा। तो ये आया मत, ये जो वैल्यू आई हमारी थियोरेटिकल वैल्यू आई, एक वैल्यू ही होगी। अब हमको आयनिक करैक्टर कैलकुलेट, तो आयनिक करैक्टर म्यू हमारा जो प्रैक्टिकल म्यू प्रैक्टिकल अपॉन थियोरेटिकल हो जाएगा, म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थियोरेटिकल, थियोरेटिकल थियोरेटिकल क्लियर इनटू 100। तो जो हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो हमें गिवन है कितना, 1.08 और ये हमने कैलकुलेट किया 5.9 इंटू 100 इजिकल टू आ जाएगा हमारा 18 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सेलेक्टेड चीज़ है, कंपटीशन के पर्पज से पूछ ली जाती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आपके लिए वास्तव में अब लाभदायक रही तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तथा इसको दोस्तों के बीच शेयर करना। ओके, थैंक यू।